हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो ये मकर संक्रांति का ही दिन है, हर कोई पतंग उड़ाता है। बट पीयू को नया नया शौक़ लगा है पतंग उड़ाने का। तो दो पतंग वो ऑलरेडी फाड़ चुकी है और तीसरी जो है ये ली है। एक्चुअली क्या है, हमारे आसपास बहुत से बच्चे पतंग उड़ाते रहते हैं, तो होता है बच्चों को कभी कोई नए नए शौक़ लगते ही रहते हैं। तो उसके साथ कोई नहीं था, क्योंकि जेके की फ़िलहाल तबीयत सही नहीं है, वो ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो मुझे ही उसने पकड़ लिया, कुक्कू को मैं अंदर सुला के आई हूँ। मेरे घर जैसा भी है, आप लोग इसे देख के इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ काम चलता है, माल वाल सब रहता है। और एक दिन बहुत अच्छा बनेगा, तब भी मैं आप लोगों को होम टूर करवाऊँगी। तो यहाँ पर जो है बाहर मैं उसके साथ आ गई थी खेलने, जब वो बहुत ज़्यादा उदास सी हो रही थी। तो मैं बार बार उसे पतंग उड़वा रही थी और वो बार बार उदास हो जा रही थी कि मेरे से तो उड़ ही नहीं रही। अब बच्चा है, उसे क्या समझाए कोई कि पतंग ऐसे नहीं उड़ेगी प्रॉपरली। बट फिर भी उसकी खुशी के लिए मैं लगी रही। फिर मैंने उसे कैसे तैसे समझाया। फिर मेरे कुछ कपड़े थे जो मैंने आज वॉश करे थे, इन्हें मैं उतार रही थी। इनमें जो गीले होते हैं, जब भट्टी का काम ख़त्म हो जाता है तो मैं उस पर लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि वो सूख जाते हैं रात रात में, उसमें इतनी आँच होती है। तो मुझे कपड़ों के लिए सर्दियों वगैरह में बहुत फ़ायदा होता है कि अगर आपको धूप नहीं निकली है तो आप वहाँ पर सुखा दीजिए, तो रात भर में कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, अगर ज़्यादा पानी वगैरह उनमें नहीं है तो बस इन्हें उतार कर मैं रख लूँगी अंदर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो सील ही जाते हैं। और आजकल तो दो दो भट्टियाँ चल रही हैं, तो कभी कभी तो जगह भी नहीं दिखती है कि आप कहाँ को निकलो कहाँ को चलो। बट मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरा घर जैसा भी है, बड़ा बेशक हो, बट दो कमरे इसमें बने हुए हैं और मेरे लिए वो सब कुछ है मेरा घर। अब बस पीहू को तो पतंग ही पतंग दिख रही थी। यहाँ पर जेके बाहर आए थे एक्चुअली, हमने बुलाया था एक मिस्त्री को, क्योंकि हमें थोड़ा सा नींव वगैरह खुदवा के टीन डलवानी है, तो उसके लिए उसी के थोड़ा सा दिखा रहे थे, तैयारी चल रही है। और बस तभी जब हम अंदर आकर बैठे तो मेरा पार्सल रिसीव हुआ। मुझे पार्सल नहीं कह सकते थे, मैंने एक कस्टमाइज गिफ्ट बनवाया था। बट यकीन नहीं करेंगे आप, मकर संक्रांति के दिन मतलब 14 तारीख को एक गिफ्ट आया है शाम को, और जबकि 15 आई थिंक एक मतलब न्यू ईयर के लिए मैंने बनवाया था 25 तारीख के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास। नेक्स्ट पिछले ईयर मैंने इसे दिया था। और उनके हर ऑर्डर्स 3 से 4 दिन, ये ज़्यादा मोस्टली 8 दिन में आ जाते हैं। मुझे नहीं पता था ये इतना लेट आएगा, मतलब 2 बार से मेरे ऑर्डर्स इतनी लेट हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रहा है। बट उनके ऑर्डर्स मुझे अच्छे लगते हैं, कस्टमाइज जो उनके गिफ्ट्स होते हैं, इसलिए मैं उनसे बनवाती हूँ। तो बहुत सोच समझ के मैंने बनवाया। वैसे मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है। हाँ, अब तो मैं कंफ्यूज थी कि मिडल मंथ में आया कि मैं इसे एनिवर्सरी के लिए रखूँ या न्यू ईयर के लिए रखूँ। तो ये बिलेटेड न्यू ईयर और एडवांस एनिवर्सरी गिफ्ट हो गया उनके लिए। क्या जो भी है, पीयू को आप देख सकते हैं, उसकी कभी कभी इतनी ईचिंग होती है और वो कपड़े वपड़े उतार, मतलब बच्चों को स्पेशली, मेरी पीयू ऐसी है कि उसे अंदर आती ही गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ पर कट वगैरह करके जेके देख रहे हैं, लेटे लेटे इसलिए देख रहे हैं कि वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं, और कुकू भी हेल्प कर रहा है पूरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये गिफ्ट बनवाना है तो आप चाहें तो मैं इनका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, या फिर इनका पर्सनल जो नंबर है जिस पर मैं ऑर्डर्स देती हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स जो है ये बनाते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मतलब मैं अब तक इनसे बहुत ऑर्डर्स बनवा चुकी हूँ। हाँ, लगभग 4 से 5 या 5 से 6, मतलब जब भी, अब क्या होता है कि लड़कों के लिए मुझसे गिफ्ट चूज़ नहीं होते, तो अब जब भी एनिवर्सरीज होती है, वैलेंटाइंस होते हैं, या जेके का बर्थडे होता है, इवन पीहू वगैरह का, तो मैं इन्हीं से जो है गिफ्ट्स जो है अपने ऑर्डर्स कस्टमाइज़ करवाती हूँ। तो मुझे बहुत ईजी पड़ जाता है और मुझे अच्छा लगता है। और घर में इनकी जो चीज़ें हैं, हर एक अलमारी में या एक एक कोने में इनकी चीज़ आपको मेरे घर मिलेगी। तो इस बार मेरा ये बनवाने का मन था, तो इसलिए मैंने ये बनवाया। थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर डैमेज आया था, हो जाता है कुरियर में। बट आप देखिए, ये है एक गिफ्ट और ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सोच समझ के मैंने फ़ोटो करवाया। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज है संक्रांति, मकर संक्रांति, सकट, बहुत से लोग कुछ कुछ बोलते हैं। और सबसे पहले तो आप सबको सकट की या मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो इस दिन स्पेशली खिचड़ी बनती है। मेरे घर तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता कि अलग कोई पूजा पाठ होता हो, कुछ बनता हो। बट हाँ, जो आपने कभी बचपन में खाए होंगे, बाजरे की टिक्की, बाजरे के लड्डू, तिल के लड्डू, वो हमारे घर बनते हैं। पिछली बार मैं इस टाइम पे अपने घर थी, अपने पीहर, तो मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ बनाई थी। और
यहाँ पर रहती हूँ यहाँ पर भी बनाती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अपडेटेड है, जेके की तबीयत जो इतनी प्रॉपर सही नहीं है, तो उन्हें भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, सारा काम भी देखना होता है। बट क्या होता है कि फेस्टिवल थोड़ा अपनी जगह होते हैं और बच्चों को भी टेक केयर करना होता है, तो इसलिए आज शाम को बना रही हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी सब कुछ, जैसे तिल के लड्डू, बाजरे के लड्डू और बाजरे की जो टिक्की बनाते हैं वो। तो ये तीनों चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस मैंने सब कुछ प्रिपरेशंस कर लिए, तिल वगैरह, मूंगफली मैंने कुछ छीली है बाजरे के लड्डुओं के लिए। वैसे तो आप खूब ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, मैं कुछ खास यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन तिल वगैरह ये सब मैं यूज कर रही हूँ, जो गर्मियों सर्दियों की चीजें जो आपके शरीर को गर्म रखेंगी, और इन्हीं से टेस्ट अच्छा आता है इन सब चीजों में। और जो आटा वगैरह है वो मैंने प्रॉपरली गाँव से मंगाया है, तो उसका टेस्ट तो अलग होने ही वाला है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इन 3 डिशेस को, और होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बस अच्छे से मनाते रहिए तीज त्योहारों को, और इन्हीं के बिहाफ पर खाते रहिए अच्छी अच्छी चीज़ों को। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू और बाजरे के लड्डू। जैसे कि मैंने बताया था, मैं बाजरे की टिक्की भी बनाऊंगी, पर तब तक गुड़ नहीं बचा और कुकू बहुत परेशान कर रहा था जेके को, तो वो एक डिश जो है मैंने स्किप कर दी। तो जो मैं तिल के लड्डू बनाने वाली हूँ, बाजरे के लड्डू, दोनों में तिल का जो है यूज़ होना है। तो सबसे पहले मैं तिल को भून लूँगी। आपको तिल को खूब अच्छे से एकदम मतलब डार्क ब्राउन नहीं करना है, बट आपको उन्हें अच्छे से भूनना है। लाइट ब्राउन आपके अच्छे से हो जाने चाहिए, हल्के हल्के चटकने लगते हैं वो, और साथ ही साथ एक लाइट सा फीलिंग आ जाता है उनमें। तो आपको तिल अपने इतने भूनने हैं, मतलब एकदम कालापन या एकदम डार्क ब्राउन कलर आपको नहीं लाना है, क्योंकि अच्छे वो भी लगते हैं बट कभी कभी उनमें जलने वाला फ्लेवर आता है। तो आप देख सकते हैं मेरे तिल ऑलमोस्ट भुन गए हैं, बस 1-2 मिनट इन्हें अच्छे से भूनेंगे, देन मैं इन्हें कढ़ाई में से निकाल लूँगी। और आप कोशिश करें आपका जो तिल है वो आप थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से भूनें, अदरवाइज़ तेज़ पर क्या होता है वो जल ही जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत हमारा ध्यान इधर उधर चले जाए, या आपकी जो बर्तन है वो ज़्यादा हैवी हो ना हो और वो ज़्यादा गर्म हो जाए। उसके बाद मैं थोड़ी सी मूंगफली फ्राई करूँगी, क्योंकि बाजरे के लड्डू जेके को मूंगफली वाले ही पसंद है। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कई तरह के डाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि सर्दियों में आप मूंगफली के साथ ही बनाएं, और स्पेशली सर्दियों में ही बनते हैं, बट मूंगफली के साथ ही इसका एक नेचुरल टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली को अच्छे से भून लिया है, और इन मूँगफली को अच्छे से भून के हम निकाल लेंगे। देन इसके बाद हम बाजरे का जो आटा है उसे हम भूनेंगे। बाजरे का जो आटा है आपको थोड़ा मोटा साइड में लेना है। ये वाला आटा जो है मैंने गांव से मंगाया था, ये देसी एकदम देसी जो बाजरा होता है उसका आटा है। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। जैसे कि हम आटे को भूनते हैं कि उसे जलाते नहीं हैं, बट उससे में एक सौंधापन जो आता है भूनने पर, वो उस तरीके से आपको इसे भूनना है। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही इसमें घी डाल सकते हैं, बट मैंने बीच बीच में करके इसमें घी डाला है। और मतलब आपको जो रेशो है रखना तो वो होता है कि अगर आपका 1 किलो बाजरे का आटा है, मेरा ये 1 किलो का बाजरे का आटा है, इसमें आपको कम से कम आधा किलो घी चाहिए होता है देसी का, तभी प्रॉपर लड्डू बनते हैं। थोड़ी सी गलती मेरे से यहाँ यही हो गई, मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाला, मतलब कम्प्लीटली आधा किलो यूज़ नहीं किया। करीब मेरा 250 ग्राम घी इसमें लग गया होगा, या 250-300 ग्राम, बट मैंने आधा किलो नहीं डाला। तो अब मैंने थोड़ा सा भून के इसमें थोड़ा सा ही घी ऐड किया है, करीब 1 कटोरी घी होगा ये। और इसके साथ अब मैं बाजरे का आटा जो अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी। आप देख सकते हैं थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अलग हो गई है। और जब आपका बाजरे का आटा एकदम अच्छे से भून जाएगा, आपको इसका कलर चेंज नहीं करना है बिल्कुल, जैसे मैंने बताया लो फ्लेम पे भूनना है, मतलब एकदम डार्क नहीं कर देना है। भुनी भुनी स्मेल आने लगे, हल्के से जो हल्का कलर होता है उसमें आ जाए, भुन जाए, तो आपका बाजरे का आटा रेडी हो जाएगा भून के। तो आपको इसे चला चला के इसे अच्छे से भून लेना है, अच्छे से घी मिक्स कर लेना। जैसे कि मैंने बताया आप इसमें और घी ऐड कर सकते हैं, मेरा थोड़ा कम रह गया। इसके बाद जो है मैं बनाऊंगी गुड़ की चाशनी, नहीं बनाऊंगी, आपको गुड़ सिर्फ मेल्ट करना है। तो जब भी आप गुड़ मेल्ट करें या इवन चाशनी वगैरह बनाएं, तो थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा घी उसमें ऐड कर लें। उससे क्या होता है आपका गुड़ जो है आपके जो बर्तन है उसकी तली पर चिपकेगा नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया 1 किलो बाजरा था मेरा, तो करीब आधा किलो गुड़ लिया है मैंने कम्प्लीटली, थोड़ा सा ऊपर ही होगा, कम नहीं लिया है। तो बाजरे के आधा लेना। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही मीठा खाना अच्छा लगता है या गुड़ की मिठास आपको कम लगती है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा करके गुड़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ 1 किलो बाजरे में आधा किलो गुड़ जो है इनफ होता है। तो इसे जो है अच्छे से मेल्ट करना है आपको चला चला के। ये छोटी छोटी डली सी वगैरह कुछ नहीं दिखनी है,
सब मेल्ट हो जाएंगी थोड़ी देर में। और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखें, मतलब एकदम हाई फ्लेम ना रखें कि आपका गुड़ जले या कुछ हो। वैसे तो हमने इसमें घी डाला है नीचे, और बस 1-2 मिनट में ही आपका जो है ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा गुड़। अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसे जो है आपका जो बाजरे का आटा है उसमें मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और ये वाले जो लड्डू हैं थोड़े से गरम गरम हैंडल करने पड़ते हैं, इतना गरम नहीं कि आपका हाथ जल जाए, बट हाँ थोड़े गरम हैंडल करने पड़ते हैं। तो ये गुड़ की जो मतलब चाशनी नहीं कह सकते, जो हमने गुड़ मेल्ट किया है इसे अच्छे से इसमें मिला के पहले आपको इसे करछी से या किसी पलटे से ही अच्छे से चलाना है। आप एकदम हाथ ना डालें, आपके हाथ पर अगर चिपक गया तो बहुत ज़्यादा जल सकता है या जलन होती है। तो इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करने के बाद हम जो है इसमें अपना तिल और जो मूंगफली है वो भी इसी टाइम पर इसके साथ मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। जैसा कि मैंने बताया मुझे घी की कमी लगी इसमें, और मैंने बाद में इसलिए इसमें मेल्ट करके और घी डाला। आप जब भी बनाएं तो प्लीज़ हाफ़ का हाफ़ रेशो रखें और घी को अच्छे से डालें इसमें। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी मूंगफली जो हमने भूनी थी सारी। और तिल जो है एकदम ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एकदम कम भी नहीं होनी चाहिए। मैंने करीब 1 से 1.5 कटोरी इसमें तिल यूज़ करे हैं, जिससे कि तिल का फ्लेवर थोड़ा अच्छा आए और एकदम मतलब ज़्यादा भी ना हो, बट एक डोमिनेटेड सा फ्लेवर आता रहे इसमें। तो इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा ये हैंडल करने के हिसाब से हो जाएगा, तब आप इसे हाथ से हल्का हल्का मैश कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। अभी तो ये बहुत गर्म होगा, तो इसलिए मैं इस पलटे से इसे अच्छे से चला रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि देख सकते हैं इस टाइम पे अभी गर्म है, ऐसे मतलब एकदम हैंडल करने लायक भी, थोड़ी देर में ही हो पाएगा। तो इसी तरह से हल्के हल्के से आपको इसे मिक्स कर लेना है खूब अच्छे से। और अब जैसे कि मैंने बताया, आप थोड़ा ज़्यादा गुड़ करके डालेंगे अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, तो मे भी आपका थोड़ा घी कम लग भी जाए, अदरवाइज़ तो हाफ हाफ होना। और ये अच्छे से मिक्स करके आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हो गया था, बट इसके लड्डू जो है बंध नहीं रहे थे। अब प्रॉपर जो एक होता है ना कि बाद में ये ठंडे होके हो जाते हैं, अच्छे से बंध जाते हैं, बट ये बनाते टाइम ही देखिए भुरभुरा सा हो रहा था, मतलब तो ये बंध ही नहीं रहे थे। इसलिए मैंने इसमें करीब हाफ़ कटोरी से ऊपर घी को मेल्ट करा, उसके बाद इसमें मिक्स किया, तब जाके मेरे लड्डू बंधे थे। बट आप ये गलती ना करें, आप स्टार्टिंग में ही इसे सेट करें तो ये लड्डू नहीं बंधे। फिर मुझे इसके लिए वही जो है करना पड़ा। ये देख सकते हैं आप, मैंने घी को खूब अच्छे से मेल्ट करा, क्योंकि सर्दियों में घी एकदम जमा रहता है, अच्छे से मिक्स नहीं होता। मेल्ट करके मैंने इसमें मिक्स करा, अच्छे से मिलाया। घी भी थोड़ा गर्म था, इसलिए पहले मैं करछी की सहायता से इसे मिला रही हूँ। और बहुत कुछ जो है ये जो मिक्सचर था ये मॉइश हो गया था। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसके लड्डू अच्छे से बंध रहे थे, और अब तक भी वो बहुत टेस्टी बने, हल्के मीठे जैसे कि अच्छे लगते हैं, मतलब एक मिठास वाले। और अब तक भी हमने मतलब खाए हैं तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इवन बाजरे का जो आटा है ये सर्दियों में ही यूज़ होता है, तो इसके लड्डू वगैरह जो है अच्छे भी लगते हैं, सर्दियों में फ़ायदा भी करते हैं। आप इसमें और भी जैसे मैंने बताया ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली वगैरह ये सब तो डालते ही हैं। अब देखिए जो मेरे लड्डू जो हैं हाँ अच्छे से बंध गए थे, और कुछ इस तरीके से बन के मेरे लड्डू तैयार हुए। और इस तरीके से जो है मेरे बाजरा के लड्डू और तिल के लड्डू रेडी हुए। और मेरी जो तिल के लड्डू की रेसिपी थी वो डिलीट हो गई, आई डोंट नो कैसे। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है, मतलब 2 रेसिपी शेयर की मैंने, उसमें से भी हाफ़ हो गई, तो उसके लिए सॉरी। बट फिर कभी मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। बट मैंने तिल के लड्डू और बाजरे के लड्डू बनाए थे। बाजरे की टिक्की में नहीं बना पाई, जैसे मैंने मेंशन किया। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग समझेंगे। मुझे नहीं पता चला मतलब वो कैसे डिलीट हो गई। तो जो है ये लड्डू बहुत टेस्टी बने थे, अच्छे भी लगते हैं खाने में। सर्दियों में बनाती रहती हूँ तिल के लड्डू, तो जल्दी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, प्लीज़ इग्नोर करें जो मेरी रेसिपी जो वीडियो है वो डिलीट हो गई। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।